हेलो स्टूडेंट, आज से हम 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक चयन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुष्पी पादप क्या है और ये लैंगिक जनन क्या है। तो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि पुष्पी पादप क्या है। तो आपने क्लास 11th में 3rd नंबर का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट किंगडम, वो जरूर पढ़ा होगा। प्लांट किंगडम जिसके अंतर्गत पादपों को 5 डिवीजन में बांटा गया है। 5 डिवीजन में कौन कौन से, जरा देखिए। पहला जिसका नाम है थैलोफाइटा, दूसरा जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट तीसरा जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट फोर्थ है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म जिसे हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी। नेक्स्ट 5वां जो है उसका नाम है एंजियोस्पर्म जिसे हिंदी में कहा जाता है आवृत बीजी। जैसे पहला जो प्लांट है थैलोफाइटा, इस थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए जिनमें जड़, तना और पत्ती ये तीनों जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी को थैलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा, ये पौधों में जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। एग्जैक्ट जड़, तना, पत्ती नहीं होते, उनके जैसी संरचना होती है और इनकी भी प्लांट बॉडी को थैलस के नाम से ही जानते हैं। अगले प्लांट है जिनका नाम है टेरिडोफाइटा, ये वो पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती ये पूर्ण रूप से विकसित पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले जो प्लांट है उनका नाम है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। जरा इन पौधों को देखिए, इनमें जड़, तना और पत्ती ये तीनों विकसित होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बीज बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपको इसके हिंदी शब्द से पता चल रहा होगा, अनावृत बीजी यानी ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, और जो आवरण होता है उस आवरण को बेसिकली कहा जाता है फल, जिसका निर्माण होता है अंडाशय से। तो इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म के पौधों में अंडाशय होता ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फल बनता, अगर फल बनता तो बीज का आवरण कहलाता। नेक्स्ट अगले प्लांट है जिनका नाम है एंजियोस्पर्म, हिंदी में जिन्हें कहते हैं आवृत बीजी। इन पौधों में जड़, तना, पत्ती के साथ साथ पुष्प, बीज एवं फल का निर्माण होता है, यानी कि इनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है जो आवरण कहलाता है फल, और इस फल का निर्माण चूंकि होता है अंडाशय से, तो इसका मतलब है कि आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत अंडाशय नाम की संरचना पाई जाती है। और शायद इस शब्द से आपको पता चल भी रहा होगा, आवृत बीजी ऐसा बीज जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है, ऐसे पौधे जो हैं वो आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर आपको ये 2 शब्द भी सुनने को मिलेंगे। एंजियोस्पर्म 2 पौधों में बटे हुए हैं, एक है मोनोकॉट एक बीजपत्री, एक है डाइकॉट जिसका मतलब है द्विबीजपत्री। तो आपने सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि जो चैप्टर में लिखा हुआ है पुष्पी पादप, तो ये पुष्पी पादप है कौन से।
तो जरा देखिए, आप देख पाते हो कि 5 तरह के जो पौधे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म ही वो पौधे हैं जिन पौधों में पुष्प नाम की संरचना पाई जाती है। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं जिन पुष्पी पादपों के बारे में, वो पौधे हैं आपके कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्मिक पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आपका ये जो शब्द है पुष्पी पादप वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं ये लैंगिक जनन क्या है। देखिए क्या टॉपिक फिर से, जनन। जनन क्या होता है? जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन चूंकि दो प्रकार का होता है, एक है अलैंगिक जनन, तो दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जरा इनमें क्या ही अंतर है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ऐसे जीवों में पाया जाता है जिसमें जनन के लिए सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है न, साथ ही साथ उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी कि मियोसिस एब्सेंट होता है। अब चूंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं तो इसलिए इनमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। अब चूंकि जब गैमीट का निर्माण होता ही नहीं है तो युग्मकों का संलयन भी इनमें नहीं पाया जाता, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन भी इनमें अनुपस्थित होता है। वहीं अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन जिन जीवों में पाया जाता है उनमें डबल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। डबल पेरेंट यानी कि एक तरफ नर तो एक तरफ मादा। दूसरा, इन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है। अब चूंकि इनमें मियोसिस होता है तो बता दें आपको, हम वैसे तो 11वीं में करवाएंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, पर आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल दे देते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा नॉर्मली जीवों में वृद्धि होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमीट का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन के दौरान या मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा तो इसका मतलब है गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये गैमीट आपस में संलयन भी करेंगे, तो यानी कि इनमें पाया जाता है गैमेटिक फ्यूजन। और जब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो एक संरचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज, और गैमेटिक फ्यूजन को ही हम बोल देते हैं निषेचन। यानी कि लैंगिक जनन जिन जीवों में पाया जाता है उनमें निषेचन जैसी संरचना भी पाई जाती है, लेकिन जिन जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है उनमें निषेचन जैसा कोई पार्ट नहीं पाया जाता है। वैसे आपने अगर 11वीं में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अलैंगिक जनन के कुछ इस तरह से प्रकार पढ़े होंगे, जैसे कि है विखंडन, जैसे कि है द्विविखंडन, जैसे कि है मुकुलन, इसके अलावा और जिसका नाम है विभाजन, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि मुकुलन जो है वो ईस्ट नाम की कोशिका में पाया जाता है। एक ईस्ट होती है, एक कोश के कवक, जो जब अलैंगिक जनन करती है तो अलैंगिक जनन के दौरान अपने ऊपर एक बड़ जैसी संरचना बना लेती है, और यही बड़ जब मातृ कोशिका से अलग हो जाती है तो एक से टोटल 2 ईस्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जनन में केवल सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है। अब चूंकि हम पादप कर रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि अगर हम केवल पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों में जो नर भाग होता है, नर भाग को यहाँ बोला गया है पुंकेसर, और यहाँ पर मादा जो भाग होता है, मादा भाग को बोला गया है स्त्रीकेसर। और फिर आपने यहां भी देखा कि इनमें अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है, तो पुंकेसर की कोशिका और स्त्रीकेसर की कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन से आपको यहां ये सुनने को मिलेगा परागकण का निर्माण, और स्त्रीकेसर में भ्रूण कोश का निर्माण। और इन्हीं परागकण और भ्रूण कोश के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं। अगर मान लो ये लैंगिक जनन पादपों में ना होके जंतुओं में करवाया जा रहा होता तो जंतुओं में
नर पार्ट में जो संरचना पाई जाती है उसका नाम है वृषण, और मादा पार्ट के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसका नाम है अंडाशय। तो उसी तरीके से वृषण भाग में जो नरयुग्मक बनते हैं उन्हें कहते हैं शुक्राणु, और मादा पार्ट अंडाशय में जो संरचनाएं बनती हैं उनका नाम है अंडाणु। और ये भी इसी प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब शुक्राणु अंडाणु बन जाते हैं तो उनका भी गैमेटिक फ्यूजन होता है जिससे एक संरचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज। तो इस चैप्टर के प्रारंभ में आपने ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुए होंगे कि एक तो ये पुष्पीपादप है क्या, जिसमें पता चल गया कि पुष्प जो पाए जाते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। दूसरा आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि ये लैंगिक जनन क्या है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको अब ये पता चल गया होगा कि हम पादपों में जो लैंगिक जनन करने वाले वहां हमें इस तरह की संरचनाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आज की क्लास में अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दो टॉपिक सिखा दिए हैं, पुष्पीपादप क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी आपने सीखा कि पुष्पीपादप कौन से पादप होते हैं, नेक्स्ट लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि पौधों में पुष्पों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जरा देखिए कि पुष्पों का निर्माण किस प्रकार से होता है। पुष्पों का निर्माण, देखिए हमारे पास एक बीज है, बीज के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम है भ्रूण। बीज के अंदर संरचना जिसका नाम होता है भ्रूण। भ्रूण में दो भाग, एक का नाम होता है मूलांकुर और एक का नाम होता है परांकुर। इस मूलांकुर वाले भाग से ही पौधों में जड़ का निर्माण होता है, और परांकुर वाले भाग से पौधों में प्रोहो का निर्माण होता है। प्रोहो जो कि बना होता है तना और पत्ती से। तो देखिए ये तना, ये जड़ें, तने पर पत्तियां विकसित होती हैं। पत्तियां जहां से विकसित होती हैं उसको कहा जाता है पर्व संधि। इस पर भी एक पत्ती विकसित, इसको भी कहा जाता है पर्व संधि। दो पर्व संधि के बीच का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है पर्व। तो जिन पौधों में पर्व की लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो पौधा लंबाई में उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट देखिए, पर्व संधि के पास में ही एक कलिका पाई जाती है जिस कलिका को बोला जाता है कक्षस्थ कलिका, और इसी कलिका से पौधों में कायिक अवस्था के दौरान, जब पौधा वृद्धि कर रहा होता है, कायिक अवस्था के दौरान एक नई शाखा का निर्माण होता है। तो जैसे इस पत्ती के पास में भी एक कक्षस्थ कलिका, जिस कक्षस्थ कलिका से एक नई शाखा का निर्माण होता है। तो जब ये शाखा बनती है तो शाखा पर पुनः उसी प्रकार से पर्वसंधि का निर्माण होता है, और इन पर्वसंधियों पर पुनः इसी प्रकार से पत्तियां विकसित होती हैं। फिर उसके बाद इन्हीं पर्वसंधियों के पास पुनः कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है, और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से पुनः और नई नई शाखाओं का निर्माण होता है। तो कायिक अवस्था के दौरान पौधा इसी तरीके से कायिक वृद्धि कर रहा होता। लेकिन जैसे ही पौधों में अवस्था आने लगती है जनन अवस्था, तो जनन अवस्था के दौरान क्या होता है कि जो नई शाखाएं बनी हुई होती हैं, जिन नई शाखाओं पर पत्ती का निर्माण हो चुका होता है, इन नई शाखाओं के पास जो पत्तियां लगी होती हैं, इन पत्तियों के पास में स्थित इस कक्षस्थ कलिका से जनन अवस्था के दौरान नई शाखा का निर्माण नहीं होता है। नई शाखा के स्थान पर इनमें बन जाते हैं पुष्प। यानी कि पुष्प ने एक कायिक अवस्था के दौरान बनने वाला जो प्रो होता है, कायिक अवस्था के दौरान बनने वाला जो प्रो होता है उसकी जगह घेर ली है। तभी कहा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। यहां हुआ क्या है, नॉर्मली कक्षस्थ कलिका से एक नई शाखा बनती है। नई शाखा में होता क्या है, एक तो होगा तना और एक होगा पत्ती, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम प्रो। लेकिन जनन अवस्था के दौरान हुआ क्या है, जनन अवस्था के दौरान यहां पर एक नई शाखा का निर्माण होने के बजाय यहां पर निकल चुका है एक पुष्प।
तो यानी कि पुष्प जो है वो हुआ एक रूपांतरित प्रवाह। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पौधों में पुष्प नाम की कोई संरचना नहीं होती, वो तो बनती है केवल तना प्लस पत्ती के रूपांतरण से। तो आवृतबीजी पौधों में पुष्प लैंगिक जनन के लिए एक ऐसा रूपांतरित प्रवाह है जिसमें जिसमें पर्व जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, साथ ही साथ जिसके कारण पर्व संधियां एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। इन्हीं पर्व संधियों पर लगे होते हैं पुष्पपत्र। इन्हीं पर्व संधियों पर लगे होते हैं पुष्पपत्र, और ये पुष्पपत्र पुष्प के आवश्यक अंगों एवं सहायक अंगों का निर्माण करते हैं। आवश्यक अंगों में दो, एक का निर्माण होता है पुमंग तो दूसरा होता है जायांग। सहायक अंगों में भी दो, एक का नाम होता है बाह्य दलपुंज और दूसरे का नाम होता है दलपुंज। तो इस तरीके से पौधों में विकसित होता है पुष्प, जो कि आपको पता चला कि कायक अवस्था में तो बनते हैं नए नए प्रोह, लेकिन जन्म अवस्था में यही प्रोह रूपांतरित होकर बना लेते हैं पुष्प, जिसके कारण कहा गया कि पुष्प एक रूपांतरित प्रोह है। नेक्स्ट आगे कुछ चीजें और भी सीखेंगे। देखो ये कोई पत्ती जो पर्व संधि से विकसित हुई है, इसी पर्व संधि के पास कच्चस कलिका, जिस कच्चस कलिका से विकसित हुआ है एक पुष्प। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखना। पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है, पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है उस अक्ष को, जैसे कि ये जिस अक्ष पर लगा हुआ है उस अक्ष को कहा जाता है मात्र अक्ष। पुष्प का वह भाग जो मात्र अक्ष के करीब होता है, ध्यान से देखना कि पुष्प जिस अक्ष पर लगा है उसे कहा गया है मात्र अक्ष। मात्र अक्ष के जो करीब भाग होता है, पुष्प का जो भाग मात्र अक्ष के करीब होता है उसे पुष्प का कहा जाता है पश्चभाग। लेकिन मात्र अक्ष से जो दूरस्थ भाग होता है पुष्प का, उसे पुष्प का कहा जाता है अग्रभाग। एक तो ये आपको सीखना है। नेक्स्ट इसके अलावा आपको क्या सीखना है, देखिए कि पुष्प का जो निर्माण होता है या तो किसी पत्ती के कक्ष में होता है, तब ऐसे पुष्प को कहा जाता है कच्छस पुष्प, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शाखा के अंतस्थ सिरे पर पुष्प का निर्माण हो, तब ऐसे पुष्प को कहा जाता है अंतस्थ पुष्प। अंतस्थ भी बोल सकते हैं, शीर्षस्थ भी बोलते हैं। तो दो तरह के पुष्प विकसित हो सकते हैं। अब फिर से नेक्स्ट अगला सीखिए। जिस पत्ती के अक्ष में ये पुष्प परिवर्तित होता है, ऐसी पत्ती को बोला जाता है सहपत्र। नेक्स्ट इस सहपत्र के पास में इस पुष्पबंध नाम की संरचना पर छोटी छोटी पत्ती और पाई जाती हैं, जिन पत्तियों को बोला जाता है सहपत्रिकाएं। अब ऐसे पुष्प जिनके कक्ष में अगर कोई पत्ती है तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है सहपत्री पुष्प। लेकिन यदि किसी पुष्प के कक्ष में कोई पत्ती नहीं है तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है सहपत्रहीन पुष्प। ये भी आपके शब्द क्लियर हुए। नेक्स्ट अगली चीजें देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए पुष्प जिस छोटे या लंबे अक्ष पर लगा होता है उस अक्ष को कहा जाता है पुष्प व्रंत। अब ये पुष्प व्रंत भी किसी पौधे में हो सकता है, किसी में नहीं। किसी पुष्प में हो सकता है, किसी में नहीं। अगर किसी पुष्प में पुष्प व्रंत है तो ऐसे पुष्प को बोला जाता है सव्रंत पुष्प। लेकिन यदि किसी पुष्प में ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, यानी कि पुष्प व्रंत नहीं है, तब ऐसे पुष्प को बोला जाता है अव्रंत पुष्प। क्लियर, ये भी चीज आपकी क्लियर हुई। अब मैं छोटा सा एक फ्लावर का डायग्राम बना देता हूं।
ये भाग है जिसका नाम है पुष्प ब्रंथ। इसी पुष्प ब्रंथ के ऊपरी सिरे पर, इसी पुष्प ब्रंथ के ऊपरी सिरे पर गोलाकार या शंकुनुमा आकृति पाई जाती है जिसे कहा जाता है पुष्पासन, थैलेमस। इसी पुष्पासन के ऊपरी भाग पर 4 प्रकार के पुष्प ब्रंथ, 4 प्रकार के पुष्प पत्र व्यवस्थित होते हैं। 4 प्रकार के पुष्प पत्र व्यवस्थित होते हैं। और ये 4 प्रकार के पुष्प पत्र कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए। पहला है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। दूसरा है दलपुंज, कोरोला। नेक्स्ट तीसरा है पुमंग, एंड्रोइशियम। नेक्स्ट चौथा है जायांग, गाइनोसियम। ये 4 भाग, पहला नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है बाह्य दलपुंज, नेक्स्ट अगले हैं दलपुंज, नेक्स्ट है पुमंग और आपका लास्ट है जायांग। इस तरीके से विकसित होते हैं। नेक्स्ट अगली चीजें सीखेंगे। एक पुष्प में जो ये बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज वाले भाग होते हैं, ये दोनों भाग सहायक चक्र कहलाते हैं और ये दोनों बंद है यानी स्टेराइल होते हैं। वहीं अगर दोनों भाग पुमंग व जायांग की बात करें तो ये पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं। ये पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं जो जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये जननशील होते हैं। फिर से नेक्स्ट और कुछ चीजें सीखिए कि पुष्पों में अगर पुमंग एवं जायांग दोनों हैं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। लेकिन यदि पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर है तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और यदि किसी पुष्प में ना तो पुमंग है ना ही जायांग है तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है नपुंसक पुष्प, न्यूटन। तो इस तरीके से आपने अभी तक देखा कि पौधों में पुष्प का निर्माण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक जो हम करेंगे वो अब यही करने वाले हैं कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम यहाँ करने वाले होंगे उसका नाम है पुष्प की संरचना या कहें तो पुष्प के भाग।